आप सभी का क्रॉनिकल्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे एक वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आलोक सिंह एंड इन आवर टुडेज डेली करंट अफेयर प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डिस्कस एन आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, इसलिए आज का डिस्कशन हमने इंडियन इकोनॉमी पे बेस किया है। एंड ऑफ ए रिसेंट ये इसलिए न्यूज़ में रहा है कि इंडिया ने अभी जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है एक ट्रेडिंग एसोसिएशन से, और वो ट्रेडिंग एसोसिएशन कौन सी है, उसको यूरोपियन फ्री ट्रेडिंग एसोसिएशन बोला जाता है। तो इंडिया और एफ्टा के बीच में जो ऑफ रिसेंट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसी के प्रेमाइस पे हमारा जो टोटल डिस्कशन बेस होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। कोर ऑब्जेक्टिव ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो उसको हम पहले समझेंगे कि आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। उससे पहले जो कुछ की हाईलाइट्स, न्यूज़ बेस्ड की हाईलाइट्स डिस्कशन से देखेंगे कि आखिर इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने एफ्टा से किया है, इसमें क्या क्या की पैरामीटर्स पर हाईलाइट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इश्यूज एंड कंसर्न है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं एफ्टा की। बियॉन्ड एफ्टा एज अ टर्म जो है क्वाइट सिनोनिमस साउंड होता है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक सिनोनिमस साउंड होता है यूरोपियन यूनियन के। हम पिछले कुछ दिनों से यूरोपियन यूनियन के बारे में भी रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं। तो आखिर एफ्टा क्या है जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, ये हमें समझने की जरूरत है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है दोनों के बीच में। क्या एफ्टा जो है यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है या सेपरेट है इससे? अगर सेपरेट है तो एफ्टा कब फॉर्म किया गया था, इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं जब ये फॉर्म किया गया था, एंड कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे इसकी जो मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बियॉन्ड किस ऑब्जेक्टिव और किस प्रेमाइस पे जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन फंक्शन करता है वो हम देखेंगे। तभी हमारा जो फैक्चुअल पार्ट इससे जो है डील हो जाएगा। जो भी थियोरेटिकल प्रेमाइस हम उसको समझ पाएंगे। बियॉन्ड एफ्टा के जो भी मेंबर कंट्रीज है उनका जो हमारा इंडिया के साथ ट्रेडिंग रिलेशन है वो इस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में कैसा रहा, क्या क्या आइटम्स को हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कराते हैं, उन चीज़ों पर देखेंगे। एंड बियॉन्ड इस ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद जो है क्या बेनिफिट्स इंडिया को मिलने वाले हैं, किन किन आइटम्स या किन किन कमोडिटीज़ के प्राइजेस कम होने वाले हैं या आने वाले टाइम पे क्या क्या बेनिफिट्स जो मिलेंगे। तो इन सारे डिस्कशन पे आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है। एंड एज आई डिस्कस कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ रिसेंट हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन से साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट। एंड नाउ एज एन एक्रोनिम हम इसको एफ्टा ही बोलेंगे, इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का। नाउ इस फ्री ट्रेड एसोसिएशन में जो है जो इंडिया के साथ अब ये ट्रेड डील साइन की गई, इसका एक प्रोमिनेंट फीचर ये है कि आने वाले 15 ईयर्स में 15 सालों में ये एफ्टा की जो मेंबर कंट्रीज है इंडिया में वर्थ $100 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करेंगी। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो ये एफ्टा कंट्रीज इंडिया में करेंगी। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ऑल बिकॉज कि हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट होगी, बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब जनरेशन होगा, हमारी इंडस्ट्रीज को अपलिफ्टमेंट मिलेगी। तो इस डेवलपमेंट के बिहाफ पे ये क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। बाकी मेंबर कंट्रीज की अगर बात करें कि एफ्टा की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी है, तो ये एफ्टा जो है 4 कंट्रीज मिलके फॉर्म कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में है, जिसमें जो 4 कंट्रीज हैं वो है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंस्टेन एंड आइसलैंड। ये 4 कंट्रीज यू कैन सी इन दिस मैप कि ये यूरोप में लोकेटेड हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में ये जो है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की मेंबर कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा अभी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। नाउ एक चीज़ ध्यान देने की ये है कि जो कंट्रीज़ की मैं नेमिंग ले रहा हूँ, कंट्रीज लाइक आइसलैंड, लिंस्टेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आपको अज्यूम हो होगा कि तो बहुत ही छोटी कंट्रीज़ हैं, बहुत ही मिनिस्क्यूल कंट्रीज़ हैं, तो इनका रेलेवेंस हमारी इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए इन मेंबर कंट्रीज के साथ, जो भी ये ट्रेडिंग एसोसिएशन है, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में $18.65 बिलियन का है। इतना वर्थ वॉल्यूम एक साल में हम इन 4 कंट्रीज के साथ जो इस ट्रेडिंग एसोसिएशन है इनके साथ जो हम करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्वाइट क्रूशियल हो जाता है अगर कुछ ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसी रीजनल जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग एसोसिएशन है उनके साथ करते हैं। बियॉन्ड ये जो हम फर्दर अभी जब इस चीज़ को और इस ट्रेडिंग रिलेशन को जो और एक्स्ट्रापोलेट करेंगे लेटर पार्ट, तो हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग जो भी हो रही है, जो भी इन 4 कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडिंग एसोसिएशन के साथ, ये लार्जली इनके फेवर में। हमारा इंडिया का जो ट्रेड इम्बैलेंस है, अगर हम $20 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं तो 18 बिलियन वर्थ का जो है इन कंट्रीज के थ्रू इंपोर्ट करा रहे हैं और
वर्थ $1 बिलियन का ही एक्सपोर्ट इन कंट्रीज को कर पा रहे हैं। तो उस बिहार पे फर्दर हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक रेलेवेंस की बात करें तो यू कैन सी कि अराउंड $20 बिलियन, दैट इज $18.65 बिलियन इस ईयर 2023 में इंडिया और एफ्टा कंट्रीज के बीच में रहा है। और आने वाले 15 सालों में एज कमिटमेंट दी गई है इन कंट्रीज के थ्रू, इन्होंने प्लेज किया है कि $100 बिलियन जो है इंडिया में जो ये एफ्टा कंट्रीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगी। नाउ ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, ये जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये गुड्स एंड सर्विसेज के डोमेन में हुआ है। ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज इन कंट्रीज के साथ हो रहा है, तो उस फील्ड में बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू क्वाइट रैम्पेंट है आज के टाइम पे। इंडिया एज यू नो कि अपने सेपरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से अपने जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट उनको रेगुलेट करता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो है मेंटेनिंग है, उनका रेगुलेशन इस ट्रेड डील के थ्रू हो सकेगा। बियॉन्ड एफ्टा की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इन कंपनीज में कंट्रीज में लोकेटेड इंडस्ट्रीज, वो इंडिया में फ्रीली आके जो बिजनेस कर सकेंगी, उनके इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि ऐसी कुछ ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और इंडिया की भी इंडस्ट्रीज वहां जाके अपना बिजनेस कर सकती है। तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन दोनों कंट्रीज की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए होगा इस ट्रेड उसके बेनिफिट के बिहाफ पे। बियॉन्ड इन इंडिया का मार्केट एसेस जो है ओपन होगा इन एफ्टा कंट्रीज के बीच में, वो लोग यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे इजीली, एंड साइमल्टेनियसली हम भी इंडिया एज एन जो भी इकोनॉमिक एंटिटी है वो एफ्टा कंट्रीज में जाके जो है सेल कर सकेंगे, तो मार्केट एसेस मिलेगा, सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन होगा ना। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। चाइना एज यू नो कि एक एक्सपोर्ट हब है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, और सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं चाइना की जो है मोनोपोली है, यानी कि ग्लोबली जो है जो भी प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई होता है वो चाइना लेड ही होता है। तो उस चाइना की मोनोपोली खत्म करने के लिए ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो भी मोनोपोली चाइना की खत्म की जाए और ऐसा डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट से बेनिफिट होगा सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड, क्योंकि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है इन एफ्टा कंट्रीज के थ्रू। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बेटर न्यूज है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, ऑल बिकॉज कि यहाँ पे फिर इंडस्ट्रीज आएंगी, बिजनेस आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, मोर एंड मोर जॉब क्रिएशन होगा। तो जॉब क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से बेटर है, एंड साइमल्टेनियसली जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ की हाईलाइट्स हैं। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है 15 सालों में प्रपोज किया है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं। नाउ अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फंडामेंटल प्रेमाइस पे देखेंगे, अभी पिछले साल भी यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, दैट इज सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अलोंग विद कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, अभी हमने एफ्टा के साथ किया है, यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का डिस्कशन चल रहा है। तो इस हिसाब से ये जो भी डिस्कशन है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, क्यों साइन किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के या नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एक पैक्ट साइन होता है, राइट। और पैक्ट का बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने में या उनको ऑल टुगेदर एलिमिनेट करने के लिए। और ट्रेड बैरियर्स क्या होंगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हो और वो उस पर जो है टैक्स लगा दे जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, राइट, आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो आपके लिए क्या होगा, एक नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट होगा। अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ कॉस्टली हो जाएगा तो कोई खरीदेगा क्यों, राइट। तो एक ये होता है ट्रेड बैरियर। साइमल्टेनियसली अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज को, जैसे मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं और आपके भी इंडिविजुअल्स, आपके भाई बहन या जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो भी साइमल्टेनियस सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, लेकिन आपको ये फियर है कि जो मैं अपने प्रोडक्ट्स ले आ रहा हूं वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेनिग्रेट कर देगी या उनका मार्केट एक्सेस खत्म कर देगी। तो इसके बिहाफ पे आप उन प्रोडक्ट्स के लिए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अपने कंट्री में कुछ सर्टेन कोटा या टैरिफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेफरेंस मेरे प्रोडक्ट के लिए होगा, यानी कि मेरा प्रोडक्ट जो है नेगेटिवली देखा जाएगा। तो ऐसे टैरिफ्स या कोटा जो भी इंपोज किए जाते हैं उनको ऑल टुगेदर हटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए, इन्हीं को ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक पैक्ट साइन होता है बिटवीन अ कंट्री एंड और बिटवीन
टू कंट्रीज और 2 और मोर कंट्रीज जिसमें ये ऑल टुगेदर टैरिफ्स कोटा जो इनकी रेस्ट्रिक्शन को एलिमिनेट कर दिया जाता। और इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट पहुंचेगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए। आपने मेरे प्रोडक्ट पे पहले टैक्स लगाया, मैंने आपसे फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया कि भाई ऐसा मत करो, तो जैसे ही आप ऑल टुगेदर वो टैक्स हटाएंगे तो मेरे प्रोडक्ट्स जो है आपकी कंट्री में सेल होना शुरू हो जाएंगे, राइट, क्योंकि उनका कॉस्ट जो है गिर जाएगा, तो लोगों में हम मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बनेगी। तो मेरे प्रोडक्ट से जब सेल होगा तो मैं मोर इंक्लाइंड होऊंगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, मैं मोर कमिटेड होऊंगा कि आपके यहाँ आके मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकूं, राइट। और साइमल्टेनियसली वैसे ही प्रेफरेंस मैं आपके प्रोडक्ट को भी अपने मार्केट में दे रहा हूं, तो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिल्डअप होता है, राइट। तो इस बिहाफ पे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। नाउ इससे पहले ये बैरियर और इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं, एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं ताकि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि आखिर ऐसा टैरिफ्स या कोटा कंट्रीज लगाती क्यों है। नाउ डिफरेंस होता है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरे कंट्री की इकोनॉमी से डिफर करती है, मार्केट डिफर करता है, इनकी हिस्टोरिकल अपब्रिंगिंग डिफर करती है। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, पिछले कुछ सालों में पोस्ट 1991 ही हमारी इंडस्ट्रीज रिवाइव हुई हैं, इंडस्ट्रीज का अपलिफ्टमेंट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। लेकिन अगर हमारे कंट्री की कंपेरिजन इकोनॉमी की यूएसए से किया जाए, जापान से किया जाए, तो क्वाइट डिस्क्रिपेंसी है, वो हमसे पहले जो अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो एमएसएमई है या हमारी नेटिव इंडस्ट्रीज के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर अप्रोच लेती है, जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि वो इजीली अपने बिजनेस को रन करा सके, राइट। बियॉन्ड कुछ टैक्स कंसेशन देती है, राइट। और बाहर से कोई प्रोडक्ट चाइना से, यूएसए से इंडिया में आके सेल हो रहा तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, राइट। बियॉन्ड जो प्रोडक्ट्स उनका कॉस्ट कम होगा, तो हमारे प्रोडक्ट्स उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन है, टैरिफ, कोटा या कस्टम ड्यूटी जो हमारी कंट्रीज बाहर के प्रोडक्ट्स पे लगाती है, ना एक स्टेज तक तो ये जस्टिफाई रहता है कि ठीक है, हम अपने नेटिव इंडस्ट्री को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनली इसको अपलॉड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ट्रेड प्रेफरेंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। एक अपनी कंट्री को आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी या नेटिव इंडस्ट्री को आप समहाउ जो है फेवर कर रहे हो, और बाहर के प्रोडक्ट को जो है, बाहर की कंट्रीज के जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको नेगेटिव प्रेफरेंस मिल रहा है। तो इस चीज को ऑल टुगेदर एलिमिनेट करने के लिए जनरली डब्ल्यूटीओ में रेगुलेशन, वो हम फर्दर देखेंगे क्या है, ऐसे रेगुलेशन जो कंट्री लेके आती है। तो जब एक स्टेज तक आपकी कंट्री की इकोनॉमी पहुंच चुकी है और मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो ये ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, मोर एंड मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, लोग कमिटेड होंगे, बाहर के लोग कमिट होंगे कि यहाँ पे जब हमारे प्रोडक्ट्स को भी उतना इक्वल प्रेफरेंस दिया रहा, तो उससे क्या होगा, बाहर से मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आएगी, राइट। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट ये होगा कि इट विल प्रमोट ट्रेड एंड क्रिएट डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। बाहर से इंडस्ट्रीज आएंगी तो पैसा लेके आएंगी, पैसे के साथ नई नई टेक्नोलॉजी से लेके आएंगी, तो हमारे लिए भी एक नो हाउ बनेगा, राइट, कि कैसे और प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस बनेगी, हमारी इंडस्ट्रीज भी उन प्रोडक्ट्स के साथ कंपीट करेंगे, तो नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ चॉइसेस होगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, सैमसंग का फोन, एप्पल का फोन, हमारे इंडिया में जैसे लावा का फोन हुआ, ऐसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, चीपर कॉस्ट होगा। बियॉन्ड मोर एंड मोर एफडीआई इंडिया में आएगा, हमारे जो लोकल फर्म्स हैं उनको न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मिलेगी, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होंगी वो भी जो है कम होंगी, राइट। तो ये सारे बेनिफिट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होते हैं। तो इसी बिहाफ पे इंडिया ने जो ऑफर रिसेंट एफ्टा के साथ जो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। तो अब तक हमने देख लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं एफ्टा के बारे में। आखिर ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है, क्या ये यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है या उससे डिफर करता है, राइट। तो उस पर हम फाउंडेशनल देख लेते हैं। मेंबर हमने देख लिया कि कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में 4 मेंबर्स आर देयर, दैट इज नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड लिंस्टन। ये 4 कंटेम्प्रेरी मेंबर्स हैं। लेकिन जब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था तो अराउंड 7 मेंबर्स वर देयर। और किस कोर ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाया गया था? ये एफ्टा जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी कंट्रीज आपस में मिलकर जो है इन द ईयर 1960 जो है इस एफ्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और एफ्टा का फॉर्मेशन क्यों होता है? बिकॉज इससे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ईईसी 1957 में स्टैब्लिश हुई थी, और लेटर इन द ईयर 1993 जो है यही ईईसी जो है यूरोपियन यूनियन का फॉर्म लेती है। तो ऐसा प्रिकर्सर है यूरोपियन यूनियन का ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नाउ
कई सारी कंट्रीज इस ईईसी में गई, लेकिन ये 7 कंट्रीज जो इनिशियली इन द ईयर 1960 ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम जो है, ये 7 कंट्रीज आपस में मिलके इस जो है अलग एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है। और इनका ये मानना था कि हम इस ईईसी का मेंबर नहीं बनेंगे, हम एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनियन बनाएंगे। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम इनमें से जो 5 कंट्रीज जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं वो इसको छोड़ के वापस यूरोपियन यूनियन में चली जाती हैं। एंड नाउ एट द कंटेम्प्रेरी टाइम इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स हैं, जो इसमें फाउंडिंग जो 2 मेंबर्स हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और 2 नए मेंबर्स लेटर ऐड होते हैं जिनको आइसलैंड एंड लिंचटेन जो है बोला जाता है। तो एक सेपरेट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रेडिंग एंटिटी है जो कि पैरेलली फंक्शन करती है यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोपियन यूनियन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इन द ईयर 1993 थ्रू मैस्ट्रिक्ट सिटी ये एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं और इस एफ्टा में जो है अराउंड 4 मेंबर्स, राइट। तो ये एफ्टा जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपसे प्रीलिम्स में जो है ऐसे फैक्चुअल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये 4 कंट्रीज हैं, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ये एफ्टा है, ये अपना फ्री ट्रेडिंग एसोसिएशन फॉर्म करती है और ये ऑपरेट करती हैं पैरेलली विथ यूरोपियन यूनियन। ऑल्दो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन का सिंगल मार्केट है इसमें ये इक्वली ये 4 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। बियॉन्ड जो शेंजन एरिया है, जहाँ पे कॉमन वीज़ा, अगर आप इन शेंजन कंट्रीज में जाते हैं तो एक कॉमन वीज़ा होता है जिसके थ्रू आप इन सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चारों कंट्रीज शेंजन एरिया का भी पार्ट होती हैं। बियॉन्ड ये कस्टम, जो यूरोपियन यूनियन का कस्टम यूनियन है उसकी कोई पार्टी नहीं है ना। यूरोपियन यूनियन का जो कस्टम यूनियन है ये इसलिए फॉर्म हुआ था कि जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज है आपस में म्यूचुअली ट्रेड कर सके और कॉमन टैरिफ या टैरिफ्स का ऑल टुगेदर उसको हटाया जा सके, राइट। तो इसलिए जो यूरोपियन यूनियन का कस्टम ये यूनियन फॉर्म किया था, जिसमें ये एफ्टा के मेंबर्स पार्टी नहीं है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए ये जो मेंबर कंट्रीज, 4 मेंबर कंट्रीज हैं, ये यूरोप के साथ जो है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एग्रीमेंट के थ्रू जो है इनकी अपनी एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें ये एक दूसरे के साथ क्लोजर इकोनॉमिक टाइज बिल्डअप रख सकती है, राइट। तो ये मेंबर कंट्रीज दैट इज आइसलैंड, लिंचटेन अलॉन्ग विद नॉर्वे जो है अपना यूरोप के साथ थ्रू दिस एग्रीमेंट जो है ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एग्रीमेंट बोलते हैं, ई, इसके थ्रू जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बनाती हैं। नाउ इस एफ्टा का फॉर्मेशन जब 1960 में किया गया था तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव एक दूसरे मेंबर कंट्रीज के साथ फ्रीली ट्रेड कर सके, जैसे यूरोपियन यूनियन में था एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर सके। बियॉन्ड इनके बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, इस प्रेमाइस पे ये एफ्टा एस्टैब्लिश किया गया था। और इसका बेनिफिट ये होगा क्योंकि एक दूसरे के साथ ऐसा ट्रेडिंग एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं तो जो भी ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स हैं उनको हटाया जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स, इंडस्ट्रियल गुड्स पे जो भी है, राइट। और बहुत सारे जो भी ट्रीटीज या एग्रीमेंट है एक दूसरे के साथ करेंगे और ये एसोसिएशन कलेक्टिवली किसी रेस्ट पार्ट के ऑफ द वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज हो उनके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। जैसे एफ्टा इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, या इंडिपेंडेंटली भी इसकी मेंबर कंट्रीज जो है अराउंड द वर्ल्ड जो है एग्रीमेंट ऐसा कुछ साइन कर सकती है, राइट। तो इस बिहाफ पे ये एफ्टा का फॉर्मेशन हुआ था रीजनल इंटीग्रेशन को बूस्टअप करने के लिए, बूमअप करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने के लिए, कि ये 4 कंट्रीज आपस में कर रही थी। और यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेशन बनाने के लिए ऑलरेडी ये यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने साइन किया है, जिससे ये यूरोपियन यूनियन के साथ अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सके। तो फोकस करने की बात ये कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन अपनी इंटीग्रेशन यूरोपियन यूनियन के बनाने के लिए जो है ऐसे एग्रीमेंट पे जो इसने साइन किया है। तो दिस इज रिलेटेड टू एफ्टा की एफ्टा कब फॉर्म किया गया था, इसके मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं। एज डिस्कस की इनिशियली फॉर्म किया गया था कि कुछ मेंबर जो है कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज वो यूरोपियन यूनियन में नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने अपना एक सेपरेट इकोनॉमिक यूनियन बनाया जिसको एफ्टा बोलते हैं। लेकिन जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें 5 चले गए और 2 नए ऐड हुए और ऑल टुगेदर अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में 4 मेंबर कंट्रीज इस एफ्टा की हैं। नाउ अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हमने देख लिया कि 4 कंट्रीज हैं, एक साथ ये बायलैटरली किसी रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती हैं। नाउ इस एफ्टा कंट्रीज की जो 4 कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन इन द कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड 2023 में देख लेते हैं। तो एज द डाटा शोज कि ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया की इन एफ्टा कंट्रीज के साथ में।
वर्थ $20 बिलियन का जो है हमने जो है इंडिया ने जो है इन 4 कंट्रीज से जो है इंपोर्ट कराया है, और हमारा एक्सपोर्ट इन कंट्रीज में सिर्फ $1.8 बिलियन के अराउंड है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है ट्रेड इम्बैलेंस का, ये यानी कि अगेंस्ट इंडिया ये ट्रेड बैलेंस है। और ट्रेड बैलेंस के जो बैलेंस शीट है इसमें यू कैन सी कि स्विट्जरलैंड के साथ हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होगा, स्विट्जरलैंड से हम क्या इंपोर्ट ऐसा कराते हैं कि वर्थ $19 बिलियन का जो है इंपोर्ट करा रहा है, और सिर्फ $1.3 बिलियन का ही हम स्विट्जरलैंड को एक्सपोर्ट करा रहे हैं, राइट। तो इंडियंस एज यू नो कि हमारा गोल्ड की तरफ क्वाइट ऑब्सेशन है, सोने की तरफ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। तो जो गोल्ड का हम इंपोर्ट लार्जली वर्थ $12 बिलियन, $12 बिलियन का जो है गोल्ड का इंपोर्ट हम सिर्फ स्विट्जरलैंड से कराते हैं। कैन यू इमेजिन कि $19 बिलियन का जो इंपोर्ट हम करा रहे हैं उसमें जो है वर्थ $12 बिलियन जो स्विट्जरलैंड से हम गोल्ड इंपोर्ट कराते हैं। बियॉन्ड स्विट्जरलैंड रिच है कोल के लिए भी, तो कोल कोकिंग अलॉन्ग विद स्टीम कोल भी वर्थ $380 मिलियन का जो है हम स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट कराते हैं। तो गोल्ड यू कैन सी कि $12.6 बिलियन है स्विट्जरलैंड के साथ, मशीनरी वर्थ $4.9 मिलियन है, फार्मास्यूटिकल्स का इंपोर्ट कराते हैं। तो दीज आर द एरियाज। नाउ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो स्विट्जरलैंड का आप देखेंगे कि किस पर्सपेक्टिव से रिच है, राइट। 7th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है स्विट्जरलैंड में। बियॉन्ड कोल के भी डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, तो कोल का भी इंपोर्ट हम कराते हैं। सिमिलरली जो सेकेंड हाईएस्ट ट्रेड रिलेशन एफ्टा कंट्रीज में है वो नॉर्वे के साथ। नॉर्वे एज यू नो कि यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे मिनरल ऑयल पाया गया है, तो मिनरल ऑयल का भी एक्सपोर्ट जो नॉर्वे करता है। तो उस बिहाफ पे हमारी जो ट्रेडिंग रिलेशन है उसमें यू कैन सी दिस क्वांटम की $782 मिलियन का जो इंपोर्ट हम नॉर्वे से कराते हैं। बियॉन्ड सिर्फ $484 मिलियन का एक्सपोर्ट हम नॉर्वे को करते हैं। तो एक ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस है इंडिया का एफ्टा कंट्रीज के साथ, राइट। इन 4 कंट्रीज के साथ ह्यूज इम्बैलेंस है। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कैसे एक पैरिटी डेवलप हो इंडिया का विद दिस ट्रेडिंग कम्युनिटी या ट्रेडिंग एसोसिएशन का। बियॉन्ड कुछ और फैक्चुअल डाटा है कि एफ्टा की होल कंट्रीज की बात की जाए तो वर्थ $6 बिलियन का जो है मर्केंडाइज ट्रेड करते हैं, और जैसे कुछ चीजें ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है इन चीजों में हम अपना इनसे जो है इंपोर्ट कराते हैं। तो ये कुछ डाटा रिलेटेड है हमारे रिलेशन विद एफ्टा के साथ। एंड इसी चीज को खत्म करने के लिए और मोर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ रिसेंट जो है साइन किया गया है, राइट। और इसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, टेपा बोलते हैं, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये टर्मिनोलॉजी यू शुड रिटेन। ऐसा प्रीलिम्स में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि टेपा किसके साथ, अभी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ। तो इसके प्रपोजल जो की हाईलाइट्स है मैंने डिस्कस कर ही दिया था कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्थ आने वाले 15 सालों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो है सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफ नॉर्वे के थ्रू, जो है जो वर्ल्ड की रिचेस्ट लार्जेस्ट पेंशन फंड है, दैट इज $1.6 ट्रिलियन सॉवरेन वेल्थ फंड, यहां से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। तो इस हिसाब से क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बढ़िया है। बहुत सारा FDI इंडिया में आएगा, एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेबर फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये सारे बेनिफिट जो है इस बाई जो भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है उससे होगा। यू कैन सी कि 1 मिलियन जॉब्स का जो है क्रिएशन होगा, बियॉन्ड वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग मिलेगी, बाहर से इंडस्ट्रीज आ रही है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि स्किल फोर्स को ट्रेन करेंगी। तो दीज आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दिस एफ्टा कंट्रीज जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एसोसिएशन फॉर्म किया गया है। लेकिन एक इशू एंड कंसर्न ये है कि ऑलरेडी बहुत सारा ट्रेड इम्बैलेंस यहाँ पे है कि हम अराउंड $1 बिलियन का ही एक्सपोर्ट इन एफ्टा कंट्रीज में कर रहे हैं, लेकिन इन कंट्रीज के थ्रू हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। तो ऑलरेडी जो इम्पोजिशन लगाई गई थी, जो भी ट्रेड कस्टम ड्यूटी या टैक्सेस लगाए गए, तो उन चीज़ों को एलिमिनेट इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू किया जाएगा। तो इंडिया की इंडस्ट्री के लिए तो एक तो हार्म होगा, राइट। तो ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो इस चीज़ पे थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि एफ्टा को कैसे बेनिफिट मिलेगा एंड इंडिया को कैसा बेनिफिट मिलेगा। ना जो यूरोप की ये ट्रेडिंग एसोसिएशन की कंट्रीज हैं, जब अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में सेल करने के लिए आती हैं तो उन पे जो है टैक्सेस लगाए जाते हैं या ड्यूटीज लगाए जाते हैं या टैरिफ्स का इम्पोजिशन किया जाता है, राइट। और ये माना गया है कि इंडिया में जो टैरिफ्स का इम्पोजिशन है वर्ल्ड में हाईएस्ट है, अराउंड 18% जो है
इंडिया में जो है इम्पोजिशन किया जाता है विच इज़ कंसिडर्ड हाईएस्ट इन वर्ल्ड। तो यूरोप की ये जो 4 कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज इंडिया में अगर इन्वेस्ट करने जाएंगी तो ये टैक्स का जो इम्पोजिशन है या टैरिफ्स है वो हट जाएगा, तो वो ईजियर इंडिया में अपना जो है प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। लेकिन इशू एंड कंसर्न एज ए डिस्कस कि इंडिया में और इंपोर्ट बढ़ जाएगा किसका, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और रेस्ट जो मशीनरीज हैं। और ऑलरेडी हमारा स्विट्जरलैंड के ऐसे डिस्कस कि कितना बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है। तो ऑल्दो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है लेकिन इंडिया के लिए एक इशू एंड कंसर्न है। इस चीज़ को पैरिटी बनाने के लिए हमारी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और कॉम्पिटेटिव बनाना होगा, अपने एक्सपोर्ट को मोर एंड मोर इन मेंबर कंट्रीज के साथ करना होगा, तभी जाके ट्रेड पैरिटी बनेगा। इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, इंडिया में डिस्कस के इन्वेस्टमेंट आएगा, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। यूरोप की जो ये कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज और इंडिया के बीच में जॉइंट वेंचर्स बनेंगे इन द फील्ड ऑफ फार्मा, मेडिसिन के फील्ड में, केमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग के चीज़ में। तो जॉइंटली कोलैबोरेट करके अगर ये कंपनीज फंक्शन करेंगी तो दोनों की इकोनॉमी के लिए क्वाइट बेटर एंड बूस्टअप होगा। और जो चाइना का कंसर्न है, चाइना की मोनोपोली, इससे कहीं ना कहीं हमें जो है एक ऑप्शन, एक चॉइस बनेगा कि सेपरेट मार्केट होगा जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करा सकते हैं। जैसे फार्मेसी का हम स्विट्जरलैंड से इम्पोर्ट करा, तो बियॉन्ड चाइना भी हम अल्टरनेट मार्केट देख सकते हैं जहाँ पे हम अपने डोमेस्टिक नीड्स को मीट आउट कर सकते हैं। तो इस बिहाफ पे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ऑफर रिसेंट इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच में जो फॉर्म किया है ना, कुछ ये डाटा है कि इस ट्रेड एसोसिएशन के बनने के बाद किन किन चीज़ों में जो है उनकी कमोडिटीज़ के प्राइजेस अभी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में चेंज होंगे, आने वाले टाइम पीरियड में चेंज होंगे, कुछ सालों बाद चेंज होंगे। और क्योंकि इंडिया की स्ट्रेंथ जो है सर्विसेज सेक्टर में, हमारा सर्विसेज सेक्टर एक प्रोमिनेंट हिस्सा है इकोनॉमी का। सर्विसेज लाइक आईटी, मेडिसिन, फार्मेसी, चार्टेड अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल सेक्टर, ये हमारे सर्विसेज सेक्टर है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो हमारा इंटीग्रेशन जब ऐसे मार्केट्स होता है तो हमारे इंडिविजुअल्स मोर एंड मोर इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाएंगे, जॉब करेंगे। बियॉन्ड कुछ डिग्री का भी रिकॉग्निशन किया गया, डिग्रीज जैसे कुछ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसे नर्सिंग का रिकॉग्निशन, वहाँ की जो डिग्री और यहाँ की एक दूसरे को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे। जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं इनकी रिकॉग्निशन है, जो आर्किटेक्ट्स हैं उनका रिकॉग्निशन होगा, तो क्वाइट बेटर हो जाएगा बियॉन्ड। क्योंकि हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए एक सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से बेटर होगा कि मार्केट एसेस है उनका गुड्स जो हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे इंपोर्ट करा रहे हैं। जैसे वाइन हुआ, यूरोप से हम वाइन मंगाते हैं तो उसका कॉस्ट जो है इमीडिएटली ऑफ रिसेंट ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद वाइन का कॉस्ट कम हो जाएगा। मेडिसिन, टेक्सटाइल, स्विट्जरलैंड से डिस्कस की कोल, कोकिंग कोल जो है हम इंपोर्ट कराते हैं, तो एक्सेप्ट फॉर कोकिंग कोल ये सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो है ऑल टुगेदर तुरंत जो इमीडिएटली इनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी इस ट्रेड एग्रीमेंट की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके इंप्लीमेंट होते ही। और आने वाले 5 सालों में स्मार्टफोन्स, कॉड लिवर ऑयल या पॉलिश डायमंड्स के भी जो कट एंड पॉलिश डायमंड्स के भी जो प्राइजेस हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। सिमिलरली यूरोप में सी फूड का प्रोडक्शन है, कॉर्नफ्लेक्स, स्विस वॉचेस, एज यू नो कि स्विट्जरलैंड में स्विस वॉचेस बनती हैं, तो अगर उन पे टैक्सेस इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद टैक्सेस हटा दिए जाएंगे तो उनका प्राइस लो हो जाएगा, राइट। वैसे ही कुछ ऐसे रोस्टेड चिकनरी, तो ये सारे कमोडिटीज़ हैं जिनका प्राइजेस आने वाले टाइम में जो कम हो जाएगा। बियॉन्ड एक कल्चर आजकल डेवलप हो रहा है एवोकाडो रिलेटेड सैंडविच खाने का, कितना कॉस्टलियर फ्रूट होता है, 100-200 रुपए का एक फ्रूट मिलता है। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आने वाले टाइम में एवोकाडो का भी प्राइस कम हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के जो चॉकलेट्स हैं उनका प्राइसेस खत्म हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किन किन कमोडिटीज़ का प्राइस, ऑल बिकॉज के टैक्स का इम्पोजिशन, ड्यूटीज़ का इम्पोजिशन खत्म हो रहा है, तो इनकी वजह से जो टैक्सेस का जो प्राइस का इन कमोडिटीज़ का प्राइस जो है कम हो जाएगा। बियॉन्ड कुछ सर्विसेज जो हम वहाँ अपनी जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे ऑडिट एंड अकाउंटिंग, लीगल, आईटी, हेल्थ केयर, ये हमारे इंडिविजुअल्स वहाँ जाके वो ऐसा जॉब वहाँ फंक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर द ओपन एरियाज। लेकिन ऐसा डिस्कस की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि हर स्ट्रीम के लिए ओपन किया गया है। अपने डोमेस्टिक नीड्स, अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी समझ के हमारी गवर्नमेंट ने जो ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, तो गोल्ड का प्राइस नहीं कम होगा, फार्म एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दी गई। सोया, हनी, वेजिटेबल्स, केन, शुगर, मेज फ्लोर, इन सारे प्रोडक्ट्स में कोई भी ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया गया, यानी कि प्राइजेस वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है तो उसके नीड को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है मतलब इन फील्ड्स में जो कोई ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया गया बियॉन्ड बिसाइड दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गोल्ड का एक प्रोमिनेंट इशू है कि ऑलरेडी जब इतने टैक्सेस के बाद भी गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है, तो अगर ऐसे टैक्सेस हटा दिए तो और बूम अप हो जाएगा गोल्ड, तो गोल्ड को भी इसके विसिनिटी से बाहर रखा गया है, राइट। तो दिस इज ऑल डेवलपमेंट की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद किन किन एरियाज में प्राइस का कमोडिटी कम होगा।
कौन कौन एरियाज में जो हमें बेनिफिट मिलेगा, कैसे जॉब जनरेशन या हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेटर एंड बूस्टअप होगा। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हमने अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इशूज़ एंड कंसर्न्स क्या हैं, लार्जली हमारे इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है। बियॉन्ड एफ्टा क्या है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कौन सी थी, किस बिहाफ पे इस्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन से की एरियाज है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव लाइक दिस सेशन. If you have liked this, please do like and subscribe and give us the comment in the comment box section. Till then, goodbye and all the best.